हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं मैं पवन कुमार पारिक। स्टूडेंट्स, हमने आगाज किया था लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर 6 यानी त्रिभुज का, जिसके अंदर हमने बेसिक सर्वांग समता क्या होती है वो हमने जाना और समरूपता के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपके लिए नई चीज थी। ठीक है, कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया और समरूपता के जो 3 नियम होते हैं, 3 में से मैंने आपको 2 बताया। त्रिभुजों में जो समरूपता की कसौटी यानी नियम की बात करें तो 3 नियम है, SSS नियम, SAS और ट्रिपल ए यानी कौन कौन कौन, जिसे हम डबल ए नियम भी कहते हैं। मैंने 2 नियमों का आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया था, तीसरा नियम आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भी हम जो है बहुत कुछ आज जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं, अच्छे से समझेंगे क्या चीजें हमें पढ़नी क्या नहीं पढ़नी, पूरी चर्चा आज के इस क्लास में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है प्रारंभ करते हैं आज की क्लास SAS नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक ये त्रिभुज है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना भैया, जो मैं थ्योरी बता रहा हूं वो आपके जो है काम आएगी। मान लीजिए मेरे पास एक ये त्रिभुज है और दूसरा मान लीजिए ये त्रिभुज है। मेरे पास कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए इसकी ये भुजा 6 है और इसकी ये भुजा 7 है। ठीक है, और इसकी मान लीजिए ये भुजा 3 है और ये 3.5 है। ठीक है, और इनके बीच का मान लीजिए ये कोण 40 डिग्री है और इनके बीच का ये कोण 40 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, यहां आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। इस त्रिभुज में भी आपको 2 भुजाएं नजर आ रही है, यहां भी आपको केवल 2 ही भुजाएं नजर आ रही है। यहां जो भुजाएं आपको दे रखी है 7 की और ये 6 की, इनके बीच का ही कोण दिया, जो भुजाएं दी है इनके बीच का कोण है 40 डिग्री। यहां भी जो भुजाएं आपको दी, एक तो 3 दी हुई है और एक 3.5 दी हुई है, इनके बीच का कोण दिया हुआ 40 डिग्री। यानी जो भुजाएं आपको दी है उनके अंतर्गत का कोण, यानी उनके द्वारा बनाया गया कोण, जिसे हम अंतर्गत कोण भी कहते हैं। तो यहां जो भुजाएं दे रखी है उनके अंतर्गत का कोण 40 है, यहां भी जो भुजाएं हमें दी हुई है उनके अंतर्गत का कोण 40 है। तो प्यारे बच्चों, यहां आपको क्या देखना है, तीनों भुजाएं तो दी नहीं। ठीक है, तो यहां आप देखिए, देखो 6 का आधा 3 है, या उल्टा बोल दो 3 का दुगुना 6। ठीक है, तो 6 का आधा 3 है, 7 का आधा 3.5 मौजूद है और सेम कोण यहां 40 है, यहां भी 40 है। तो इस तरह की परिस्थिति नजर आए कि 2 त्रिभुज आपको नजर आए, जहां पर त्रिभुजों के अंदर जो 2 भुजाएं दी हो वो आपस में समानुपाती हो। उसके अलावा जो भुजाएं हमें दी है उनके अंतर्गत का कोण भी यदि बराबर होना, तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 3 का दुगुना 6, 3.5 का दुगुना 7, इन दोनों के बीच का कोण 40, यहां भी इनके बीच का कोण 40, तो ये त्रिभुज होंगे समरूप। मान लीजिए इसका नाम है AB और C और इसका नाम है PQR। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारे ABC है और ये मान लीजिए PQR है। तो नाम कैसे देंगे? यदि मैं उस त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC दूं तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहां कोई कोण नहीं है, यहां भी कोई कोण नहीं है, फिर है 40। ठीक है, मतलब कोण खाली है, खाली, उसके बाद 7 आ रहा है, खाली खाली के बाद 7 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर खाली कहां पर, देखो ये कोण भी खाली, ये भी कोण खाली, 7 का संगत कोण है 3.5, तो खाली खाली 3 नहीं चाहिए आपको, यहां कोण खाली, यहां भी खाली, 3.5 चाहिए। तो नाम क्या होगा? त्रिभुज QRP नाम होगा। क्लियर है? हम यदि ऐसे चलते हैं ना, ठीक है, ये देखो ये कोण अज्ञात है, ये भी अज्ञात, उसके बाद 7 सेंटीमीटर वाली भुजा आ रही, तो यहां पर भी ये दोनों कोण अज्ञात है और 7 के संगत भुजा कौन सी? 3.5। तो ऐसे नहीं, ऐसे यदि आप चल गए ना RQ, तो फिर 3 आ जाएगी और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा 7 के संगत नहीं है, तो आपको ऐसे चलना होगा QRP। ठीक है, ये नाम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों के अंदर आप जानते हैं कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे 2 भुजाएं समानुपाती है तो 100% ये AB भुजा और ये QR भुजा भी आपस में समानुपाती ही होगी, भले ही अज्ञात है। यहां आपको AB नहीं पता है,
यहां आपको क्यू आर नहीं पता, लेकिन 100% ये समानुपाती होगी। उसके अलावा संगत कोण बराबर होंगे, भले ये एक कोण आपको 40-40 दिख रहे हैं और पीछे ये जो दो कोण बच रहे हैं ना, और यहां भी जो दो कोण बच रहे हैं 100% बराबर होंगे। हमें माप अज्ञात है, अभी नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी होंगे आपस में तीनों कोण यहां भी बराबर नजर आएंगे। ये होता है SAS नियम, ठीक है। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली यानी जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज में जो कोण बनाने वाली भुजाओं के समानुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मान लीजिए यदि ऐसा केस होता, ध्यानपूर्वक सुनना, मैं जो कुछ केस और बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा केस बनता, ये कोई त्रिभुज होता, मान लीजिए, है ना, वहां पर ये 3.5, सेम ऐसा सही बना रहा हूं, 3.53 और 40 डिग्री मान लीजिए यहां होता, ठीक है। ठीक है, तो इस पहले त्रिभुज की और थर्ड त्रिभुज की बात करो तो आप कहोगे सर 7 का आधा 3.5 भी है, 6 का आधा 3 भी है, सर 40 डिग्री कोण यहां भी है और यहां भी है। लेकिन एक समस्या आ रही है, एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि जो भुजाएं हमें दी है ना 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण 40 नहीं, 40 क्या होना चाहिए? जो कोण दिया है ना, वो कोण जो भुजाएं समानुपाती है उनके अंतर्गत का होना चाहिए। तो यहां देख लो 6 और 7 के बीच 40 है, लेकिन यहां देखो इनके बीच का कोण हमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये पहला और तीसरा त्रिभुज समरूप नहीं है। क्लियर है? समरूप कब होता? जब ये 40 डिग्री यहां पर होता, यहां नहीं, इसका मतलब ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए समरूप कब नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा केस मान लीजिए ऐसा हमारा त्रिभुज होता, सुनना, ऐसा होता, ये 3 होती और ये 3.5 होती और ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री होता। अब समरूप है क्या? अब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 का आधा मैं मानता हूं 3 है, 7 का आधा भी वहां 3.5 है, लेकिन कोण यहां अंतर्गत 40 है जबकि वहां 60 है। कोण समान नहीं है ना, भले ही कोण इन भुजाओं के मध्य का है, लेकिन कोण 40 होना चाहिए और जबकि यहां पर 60 है, तो ये भी समरूप नहीं है। ठीक है, ये भी समरूप नहीं है। समरूप कब होता? जब कोण 40 होता है, यानी ये कंडीशन है, ये दोनों समरूप है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज जो है इस मूल त्रिभुज के पहले त्रिभुज के समरूप नहीं है। समस्या क्या आई इसके अंदर? कि जो कोण है ना वो इन भुजाओं के अंतर्गत नहीं था। इस देखो ना 40 की स्थिति बदल गई। और यहां क्या समस्या है? कोण भले इन भुजाओं के मध्य का है, लेकिन 40 डिग्री के बराबर नहीं, असमान कोण हो गया ना, कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये होता है SAS नियम। तीनों नियम आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप कोई भी त्रिभुजों को समरूप करना है तो इन 3 नियमों के माध्यम से करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि दो त्रिभुज कभी भी समरूप होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या क्या चीजें बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको जैसे यहीं पर ये नाम दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने येन केन प्रकारेण सवाल में आपने ABC और त्रिभुज DEF को समरूप कर दिया, है ना। मान लीजिए या सवाल में ही दिया है या आपने कर दिया, है ना। तीनों में से कोई भी नियम का उपयोग करके आपने ABC त्रिभुज को DEF के समरूप सिद्ध कर दिया या सवाल में पहले से ही दिया है। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं ये ABC बना देता हूं, ABC, ठीक है। अब भले समरूप में त्रिभुज बराबर बनाओ, छोटा बड़ा बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका नाम आपको DEF ही देना पड़ेगा। क्यों DEF देना पड़ेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों आप देखो, A के संगत शीर्ष D है, B के संगत E है और C के संगत शीर्ष F है। तो जहां A आ रहा वहां D आना चाहिए, B के संगत E और C के संगत F आना चाहिए। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, अब यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, तो AB के संगत भुजा कौन सी होगी? DE। AB के संगत होगी DE। AB बट्टा DE वो किसके बराबर होगा? BC बट्टा EF। BC बट्टा EF बराबर होगा CA बट्टा FD। CA बट्टा FD। 100% ये भुजाएं क्या होती है? आपके समानुपाती होगी। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो सकती। ठीक है, अब देखो ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा, इसका मतलब ये जो अंश है ना, अंश वाली जो भुजाएं हैं, यानी इस त्रिभुज की जो भुजाएं अंश में लिखी हुई है वो बड़ा होगा, और जो हर में, हर जो है ना, इस हर मतलब इस त्रिभुज की भुजाएं लिखी
वो छोटी होगी। ठीक है, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। मान लीजिए ये बड़ा होता और वो छोटा होता तो यहां हर बड़ा होता। और ये जरूरी नहीं है कि आप अंश में उस त्रिभुज की भुजाएं ही रखो, आप चाहे तो अंश में डी ई ऐसे भी लिख सकते हो, डी बट्टा ए बी, ई एफ बट्टा बी सी, एफ डी बट्टा सी ए, है ना। आप इसकी भुजाएं अंश में और इसकी भुजाएं हर में रख दो, तो जो आपको बढ़िया लगे कर सकते हो। ठीक है, और आप नाम में भी देख सकते हो, जैसे ही मैंने नाम लिखा ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, ना, तो नाम में भी आपको मैं बता देता हूं। देखो ए बी आया तो यहां डी ई आया, संगत भुजा। बी सी आपने लिया यहां बी सी, तो बी सी के संगत ई एफ आया। सी ए आपने लिया सी से फिर उल्टा ए चले तो यहां भी एफ से उल्टा डी चल लो, तो एकदम संगत नाम आएगा। और क्या बराबर होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, एक तो आपने कहा संगत भुजाएं समानुपाती, उसके अलावा संगत कोण भी बराबर होते हैं। पहला तो आपने क्या पॉइंट नोट किया कि जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपाती, या आप ऐसे भी कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, अंश बट्टा हर को क्या पढ़ते हैं हम, अनुपात। तो या तो आप बोल दो कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का, जब भी दो त्रिभुज हो तो जो संगत भुजाएं होती ना उनका अनुपात बराबर होगा, 1/2 1/2 1/2 आएगा, या 3/4 3/4 3/4, कुछ भी 7/8 7/8 कुछ भी आ सकता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात हम शॉर्ट के लिए आगे की जितना भी अब तक सवाल करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, एक तो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है। शॉर्ट में ऐसे लिख दो, संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना, समानुपाती यानी उनका अनुपात बराबर होता है। और क्या बराबर होता है, दूसरा संगत कोण बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण जो होंगे ना वो भी बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांग समता में क्या होता था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते तो संगत भुजाएं बराबर होती थी, अनुपात बराबर नहीं, संगत भुजाएं बराबर होती थी। और दूसरा तो सेम होता था, सर्वांग समता में भी क्या, संगत कोण बराबर होते थे। तो सेकंड कंडीशन तो सेम है, चाहे समरूपता हो या सर्वांग समता, लेकिन समरूपता में ये कंडीशन बदल गई, यहां संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है, उनका अनुपात बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज बड़े छोटे हो सकते हैं। सर्वांग समता में क्या, त्रिभुज बराबर माप के होने चाहिए, एक दूसरे को अध्यारोपित करने पर पूरी तरह से ढक लेने चाहिए। तो ए के संगत डी है, कोण ए जो है डी के बराबर होगा, बी के संगत ई है, कोण बी जो है ई के बराबर होगा, और कोण सी के संगत एफ है तो कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। इसे आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये कभी भी आपको कोई भी दो त्रिभुज समरूप दे देना तो घबराना नहीं है, बस आपको बस दो शर्तें याद रखनी। यदि दो त्रिभुज आपने समरूप कर दिए या सवाल में पहले से दे दिया हो तो दो शर्तें आनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर। इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मेट आपको बता दिया है। उसके अलावा ध्यानपूर्वक सुनना, समान कोणिक त्रिभुज एक शब्द आता है ना, समान कोणिक, वैसे तो मैंने पढ़ दिया है फिर भी आपको बता देता हूं समान कोणिक क्या होता है। देखो समान कोणिक के अंदर भी याद रखना, ये भी खूब पूछते हैं, जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं ना, समान कोणिक त्रिभुज, मान लीजिए समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि दो त्रिभुज आपको ऐसे नजर आए जिसमें तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको ये त्रिभुज बनाया, मान लीजिए इसका ये कोण है 40, ये है मान लीजिए 60 डिग्री और ये है मान लीजिए 80 डिग्री। ठीक है, मैंने एक और त्रिभुज बनाया, इसका ये कोण मान लीजिए 80 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये मान लीजिए 40 डिग्री है। तो इन्हें आपस में समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं ना। यदि दो त्रिभुज आपको ऐसे नजर आए, इसके तीनों कोण यहां भी मौजूद है ना, भले लोकेशन बदल गई, स्थिति बदल गई, 40 इधर आ गया, 60 इधर आ गया, 80 इधर आ गया, लेकिन कोण तो समान है ना, तो इन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। और आप ये भी जानते हो समान कोणिक यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनमें संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं।
और समान कोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, ये तो आप जानते हो ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे, क्यों होंगे? ट्रिपल ए नियम, 40 40 60 60 80 80। तो ये बस छोटा सा पॉइंट है, याद रखना है, वो जो ट्रिपल ए नियम था ना वही चीज है, बस थोड़ा नया नाम आ गया, समान कोणिक त्रिभुज। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुज समरूप है, उल्टा बोलना है। यदि आपने देखा, यहां देखिए, ये रहा, मैंने अभी आपको बताया ना कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी इसके तीनों कोण कहीं ना कहीं यहां भी मौजूद होंगे। और जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण कहीं ना कहीं बराबर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समान कोणिक। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वे समान कोणिक होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान कोणिक हो जाएंगे, यानी तीनों कोण कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और एक ये कि यदि दो त्रिभुज, देखो दो स्टेटमेंट बन रहे हैं, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक है तो वे समरूप होते हैं, और उल्टा यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वे समान कोणिक होंगे। दोनों एक ही बात है, क्यों होंगे? ट्रिपल ए नियम से। ठीक है, तो यही पर एक लाइन बोली है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वे समान कोणिक होंगे। ठीक है, और यदि दो त्रिभुज उल्टा है, ठीक है, यहां पर समान वर्ड आएगा, समान कोणिक। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण, तीनों कोण कहीं ना कहीं बराबर होते हैं और उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। और उल्टा भी बोल सकते हो कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक है, आपको नजर आए कि तीनों कोण यहां भी है, यहां सेम टू सेम है, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप जानते हो कौन सा नियम? ट्रिपल ए नियम। यही चीज उन्होंने कही। ठीक है, तो एबीसी और डीएफ समरूप है तो ए के संगत डी, बी के संगत ई और सी के संगत एफ, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये पॉइंट भी याद रखना। समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? जब दो त्रिभुजों में तीनों के तीनों कोण बराबर होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 6.1 का आगाज करते हैं, जो कि बहुत ही छोटी है, अच्छे से समझेंगे। पहला सवाल क्या है? सभी व्रत, आपको मैंने बेसिक में बताया था, जितने भी व्रत होते हैं, सभी व्रत, यानी भले त्रिज्या असमान हो समान हो, सभी व्रत हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं, भले ही छोटा हो बड़ा। मान लीजिए ये एक मैंने बनाया और एक मैंने इससे थोड़ा बड़ा बनाया, है ना। एक की भले ही अलग अलग त्रिज्या हो, इसकी मान लीजिए त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, फिर भी ये क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना। अगला मान लो ऐसे होता कि एक ही त्रिज्या के, यानी समान त्रिज्या के व्रत होते तो फिर वो समरूप और सर्वांगसम दोनों होते, लेकिन यहां त्रिज्या का कोई जिक्र प्रश्न में नहीं है। अगला, सभी वर्ग, सारे वर्ग भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आप जानते हो समरूप होते हैं ना। समान भुजा के होता तो फिर सर्वांग सम भी होते। अब इसमें भुजा का तो कोई जिक्र है नहीं, तो मान लीजिए ये कोई छोटा वर्ग है और ये कोई बड़ा वर्ग है ना, तो ये 100% आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। रूप समान है, आकार देखो दोनों ही वर्गाकार है। अगला, सभी समद्विबाहु, और ऑप्शन में दूसरा है समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सर्वांग समरूप होते हैं ना। समद्विबाहु जो है, समद्विबाहु त्रिभुज प्यारे बच्चों, वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं ना, याद रखना, वो समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना। अब वो मान लीजिए किसी और में दूसरी कोई है, दूसरी कोई और है, तो आप बराबर नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, ये भुजा 5 है और ये भुजा 5 है। इसी तरह मैंने एक और समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। सुनना भाई, समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप क्यों नहीं होते? ये देखो, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताओ भाई, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दोनों की ये भुजा है, इसमें 5 5 है और ये दोनों इसमें 8 8 है ना। ये भी अपने आप में समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु, लेकिन ये समरूप नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, आपको तीसरी भुजा इधर पता है क्या? नहीं पता। यहां क्या आपको तीसरी भुजा पता है क्या? नहीं पता। तो भाई मैं मानता हूं कि ये दोनों त्रिभुजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? ना तो इसमें ट्रिपल एस नियम लग रहा है। मान लीजिए चलो 5/8, ये 5/8, मैं मानता हूं इनका अनुपात 5/8 5/8 एस नियम लगा, लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता ना। क्या पता यहां 6 और वो 9 हो, 6/9 अनुपात बिगड़ गया, ट्रिपल एस नियम लगा नहीं। अब लगाते हैं डबल एस। डबल एस में क्या होता है? दो भुजा, इनका 5/8, इनका भी अनुपात 5/8, लेकिन कौन नहीं पता है ना। इनके बीच का कोण मान लीजिए 40 है और उधर 60 हो गया, तो
आर्य बास ने तो कौन सा नियम नहीं लगा, SAS भी नहीं लगा, SSS भी नहीं लगा, और AAA तो लग ही नहीं सकता, कोण तो हमें दिए ही नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, मान लीजिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 3 है, और मैंने एक और समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए 5 है, ठीक है 5 है। तो आप इनको खूब तरीके से समरूप बता सकते हैं। कैसे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 3 है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 5 है। तो देखो 3/5, 3/5, 3/5 लगा SSS नियम, अरे लगा ना SSS नियम, हो लग गया। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। दूसरा AAA कोण भी लग रहा है, देखो 60 डिग्री, भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो इसका ये वाला कोण भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। इसी तरह इसके भी तीनों कोण, भले ही समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का माप भले ही इसका 3 हो, इसका 5 हो, लेकिन समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60। तो AAA नियम लग रहा है, AA नियम भी लग रहा है, SAS भी लग रहा है, सब लग रहे हैं। SAS कैसे, 2 भुजाएं एक कोण, 2 भुजाएं एक कोण ले लो। तो तीनों नियम यहां पर आप देख पा रहे हो लग रहे हैं। SAS भी लग रहा है, AAA लग रहा है, AA, सब कोण लग रहे हैं भैया, सब लग रहे हैं। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पता लग गया, लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, समझ में आ गया प्यारे बच्चों को कि उसमें तीनों तरह के नियम लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, देखो यदि कोई दो बहुभुज है, हम जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही समरूप होते हैं, आयत भी समरूप हो सकते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, है ना, पंचभुज भी समरूप हो सकते हैं। बस शर्त याद रखनी है, जो त्रिभुज वाली शर्तें हैं वो सभी में हो जाओ, भले भुजाएं 3 हो 4 हो। बहुभुज किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में, आप सभी जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से, सरल रेखाओं से या भुजाओं से गिरिबंध आकृति को बहुभुज कहते हैं ना। तो 3 हो गई तो त्रिभुज, 4 हो गई तो चतुर्भुज, 5 हो गई तो पंचभुज, है ना। तो कोई भी बहुभुज, चाहे चतुर्भुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, समरूप हो सकते हैं, है ना। भुजाओं की संख्या जरूर थोड़ी है कि समरूपता त्रिभुज में ही लगती है, चतुर्भुज में भी लग सकती है, पंचभुज में भी लग सकती है। बस शर्त ये होनी चाहिए, एक तो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, भले ही पंचभुज हो सप्तभुज हो, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि भुजाओं की समान संख्या, देखो भुजाएं सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज ले लो और एक चतुर्भुज ले लो। त्रिभुज में भुजाएं 3 है और चतुर्भुज में 4 है, तो फिर वो समरूप नहीं होने चाहिए। समरूप तभी होंगे जब भुजाओं की संख्याएं समान होगी, है ना। या तो दोनों त्रिभुज लाओ, या दोनों चतुर्भुज लाओ, या दोनों पंचभुज लाओ, फिर ही समरूप होंगे। और समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या हो, समान हो, यानी बराबर हो। और दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। बस ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी बहुभुज समरूप हो सकते हैं, संगत भुजाएं, जैसे मैं बात करूं, मैंने ये एक वर्ग बना लिया और मैंने एक और बड़ा वर्ग बना दिया, 2 वर्ग बनाए, ठीक है। अब सभी को दिख रहे हैं, मैंने इसका नाम मान लीजिए ABCD दे दिया, इसका नाम मैंने ABCD दे दिया, और इसका नाम मैंने PQRS दे दिया। सभी बच्चे देखेंगे, है ना, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। इसकी मान लीजिए प्रत्येक भुजा 2 की है और इसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए 6 की है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 इकाई की। और आप जानते हो इसके प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, ये भी चारों 90 और ये भी चारों 90। अब देख लो ये दोनों वर्ग क्या होंगे, परस्पर समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि देखो इनके अंदर दोनों में समान भुजाएं 4-4 है। अब देखो AB बट्टा PQ 2/6 करो 1/3, 2/6 करो 1/3, 2/6 करो 1/3, 2/6 करो 1/3, यानी आप भुजाओं का अनुपात देख रहे हो, हर बार 1/3 आ रहा है। और चारों कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है, भले ही भुजाएं बराबर नहीं लेकिन समानुपाती है ना भाई। हर बार भुजाएं संगत अनुपात क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं भाई, AB बट्टा इसकी ले लो PQ, इसी तरह उसकी BC आएगी, BC के संगत यहां QR है। अगला है CD के संगत यहां RS है,
और DA के संगत जो है वहां पर क्या है, SP है। इन सभी का अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ पे आप सभी का अनुपात देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर सभी का अनुपात लिख देता हूं, कितना आ रहा है 2/6 कर रहे हो तो 1/3 आ रहा। तो संगत भुजाएं समानुपाती, भले ही भुजाएं 4 है, भले ही भुजाएं 4 है, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती। और संगत कोण बराबर, कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q, कोण C बराबर है कोण R, और कोण D जो है कोण S के बराबर है। सारे कोण 90-90 के हैं। तो ये चीजें मैंने इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ये बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रांग होगा ना, तो कहीं आपके अटकाव नहीं आएगा। इसलिए मैं इन पर ज्यादा डिटेल नहीं, तो मैं फटाफट ही बता देता, संगत कोण बराबर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं उनके भी उदाहरण देने, दो दो उदाहरण। तो पहले मैं समरूप आकृतियों के उदाहरण देता हूं, जो आकृतियां क्या होती है, समरूप। तो समरूप तो आप खूब आकृतियां दे सकते हो, समरूप आकृतियों के उदाहरण ना, तो भाई समबाहु त्रिभुज ले लो। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक तो मैं लिख देता हूं, सभी समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और बताओ, सभी वृत्त, जितने भी वृत्त चाहे त्रिज्या समान हो या नहीं हो, वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और अगला, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, उसका भी मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है, उनके भी एग्जाम्पल्स देने। तो जिनका रूप ही समान नहीं है ना, तो मैं एक ले लेता हूं आयत, एक में ले लेता हूं आयत, और दूसरा में ले लेता हूं एक आयत तथा एक त्रिभुज। एक तो मैंने आयत ले लिया और एक त्रिभुज ले लिया। अब इनका रूप ही समान नहीं, एक तो त्रिभुजाकार है और एक आयताकार है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। समझ में आ गया। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लूं और एक समबाहु त्रिभुज ले लूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज और एवं एक समबाहु त्रिभुज, ये भी क्या है, समरूप नहीं होंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर कोई दो भुजाएं बराबर दी होंगी, है ना, दो भुजाएं बराबर, समबाहु के अंदर दो भुजाएं बराबर। अब इसमें क्या केस होगा, जब कोण बराबर होगा ना, जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं दी है उनके बीच का कोण बराबर होगा, तब कोई मामला बैठेगा, है ना। तो ये समद्विबाहु और समबाहु भी क्या है कि आपस में समरूप नहीं होते हैं, ये भी विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और भी आप मन से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगला है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां चारों भुजाएं बराबर है, यहां भी चारों भुजाएं बराबर है। यहां आपको दिख रहा होगा एकदम एल शेप बन रहा है, देख रहे हो ना, ये देखो प्यारे बच्चों, एल शेप बना। एल शेप मतलब 90 डिग्री का कोण। इसी तरह यहां भी देखो उल्टा एल शेप बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। ये भी एल बन रहा है 90-90, यानी ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है इसका प्रत्येक कोण 90, लेकिन वहां देखिए प्रत्येक कोण 90 नहीं है, ये कोण 90 नहीं है। आप देख पा रहे होंगे आराम से, एल नहीं बन रहा है, झुकाव आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो यहां प्रत्येक कोण 90 नहीं है, जबकि यहां प्रत्येक कोण 90 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है, जबकि यहां पर ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका वर्ग है, ठीक है। ये तो वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर भी है और प्रत्येक कोण समकोण है, जबकि यहां केवल भुजाएं बराबर है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है। तो ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। तो अब बताइए क्या ये समरूप है या नहीं है। तो आप देखिए इनकी भुजाएं तो समानुपाती, मैं मानता हूं 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3 अनुपात बराबर आएगा, या 3 इसकी भुजाएं अंश में रख दो, हर में उसकी भुजाएं रख दो, लेकिन कोण बराबर नहीं है ना, संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो कि यहां, ठीक है, यहां आप लिख सकते हो कि संगत भुजाएं, यहां संगत भुजाएं समानुपाती है ना, संगत भुजाओं का अनुपात 100% बराबर है। यहां संगत भुजाएं समानुपाती है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाएं तो समानुपाती है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये
चतुर्भुज समरूप, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्लियर है? संगत भुजाएं समानुपाती है और परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसे आपको अच्छे से ध्यान में, अनुपात बराबर है मैं मानता हूं, 1.3 1.5/3 करोगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। यहां 90 कोण है, वहां 90 नहीं है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब ये 11.1 आपकी खत्म हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा 11.2 का बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, 11.2 के अंदर आपकी 11.2 की आपकी बात करें, अध्याय 6, ठीक है, 11.2 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यानपूर्वक, सॉरी 6.2 की बात करें, जो 6.2 का जो बेसिक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसके लिए मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको ध्यानपूर्वक सुनिए। और प्रश्नावली 6.2 में जो है मुख्यतया खेल दो प्रमेय का है। एक तो है थेल्स प्रमेय, जिसे मूलभूत आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, और दूसरा इसका विलोम, थेल्स विलोम प्रमेय, यानी मूलभूत आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या होता है, उन पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट में भी उनके बारे में जानेंगे, डिटेल में प्रमेय भी हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रमेय भी बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, पहले हम एक चीज बोलते हैं, वो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो, वह त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है और एक नया त्रिभुज बनाती है जो कि वास्तविक त्रिभुज के समरूप होती है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने बना दिया ABC त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज मैंने आपके सामने बना दिया। अब इसकी कोई भी दो भुजाओं को जोड़ दो, आप कैसे भी जोड़ दो। मान लीजिए मैंने इन दो भुजाओं को जोड़ दिया, बीच में देख लो आप बॉन्ड बना दिया, मैंने AB भुजा का ये बिंदु और AC का ये बिंदु, कैसे भी जोड़ सकते हैं ना, जरूर नहीं एकदम सीधा, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वैसे जोड़ सकते हो। तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बोला कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो। अब आपको जोड़ना ऐसा है कि देखो, मैंने AB, मैं लाल कलर से कर देता हूं, मैंने जिनको जोड़ा, मैंने AB को जोड़ा, ये AC। तो आप देखिए मैं AB भुजा और AC भुजा को जोड़ रहा हूं। ये काले रंग की लाइन किन दो भुजाओं को जोड़ रही है? इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं, आप देखो, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC, तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC या CA कह दो। तो मैं किनको जोड़ रहा हूं, ये काली लाइन किनको जोड़ रही है? AB और AC, इन दो को जोड़ रही है ना। पीछे कौन सी भुजा बच गई? BC, ठीक है। तो ये जो मैंने भुजा बनाई, जो त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को जोड़ रही है, और तीसरी भुजा यानी BC के समांतर, आप देखो ये वाली भुजा और ये वाली एकदम आपको समांतर नजर आ रही होगी। समांतर का मतलब आप जानते हो प्यारे बच्चों, ये भुजा और ये भुजा समांतर का मतलब है आप इनको आगे या पीछे की तरफ बढ़ाओगे, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी। इनको आप आगे की ओर अनंत तक बढ़ाते हो या पीछे की ओर अनंत तक बढ़ाते हो तो कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसलिए इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आपने AB और AC को जोड़ा, इस भुजा का नाम भी दे देता हूं DE भुजा, ठीक है। आपने AB और AC भुजा को जोड़ा, किस भुजा के माध्यम से? DE भुजा के माध्यम से। और ये DE किसके समांतर है? आपने त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बच गई BC, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ा तो बच कौन सी गई? BC भुजा, है ना। तो DE भुजा BC के समांतर है। तो क्या पाया गया कि यह त्रिभुज को दो भाग में बांटती। बिल्कुल, आप देखो ये भुजा जो है ना दो भागों में, एक तो ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, तो ये त्रिभुज को दो भागों में बांटती। बिल्कुल, ये त्रिभुज बन गया और नीचे चतुर्भुज बन गया और एक नया त्रिभुज बनाती। आप ध्यानपूर्वक देखो, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है।
नीचे वाला चतुर्भुज है लेकिन ऊपर वाला क्या बन रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बना ना ADE, ये ADE क्या होता है, जो वास्तविक त्रिभुज होता है उसके समरूप होता है ना। तो DE ने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, DE ने त्रिभुज के दो भाग किए। देखो DE जो क्या कर रही है, DE ने एक तो जैसे ही आपने DE बनाई तो त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज के दो टुकड़े हो गए, एक तो छोटा ऊपर त्रिभुज बना और ये चतुर्भुज बना। तो एक बार चतुर्भुज को आप भूल जाओ, त्रिभुज को देखो, जो त्रिभुज बना ना ADE, ये जो ADE त्रिभुज है ना, ये हमारा जो मूल त्रिभुज था बड़ा वाला, उस ABC के क्या होता है, समरूप होता है, ये कहना चाहता हूं। और कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वापस सुनना, मैंने इतनी देर क्या बोला। मैंने कहा कोई त्रिभुज आपने लिया ABC, शुरुआत का वास्तविक त्रिभुज कौन सा था, या मूल त्रिभुज, वास्तविक या आपका मूल त्रिभुज, वास्तविक या मूल त्रिभुज आपका कौन सा था, त्रिभुज ABC था। ठीक है, इस त्रिभुज ABC की कोई भी दो भुजाएं आपने AB और AC को जोड़ा, किसके माध्यम से, DE माध्यम से। D बिंदु कहां है, AB पे, और E बिंदु है AC पे। ठीक है, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। अब ये जो भुजा आपने इन दोनों को जोड़ने के लिए बनाई वो BC के समांतर, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा बच गई ना उसके समांतर है। तो पाया गया यदि समांतर है तो ध्यान से सुनना, ये जो छोटा त्रिभुज ऊपर बनेगा वो हमारे मुख्य त्रिभुज ABC के क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर है, ये विशेष क्यों होता है, सुनना क्यों होता है वो भी आप सुनना। यदि ये दोनों समांतर है तो आप जानते हो इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण आ रहा है। F आकृति बनती है ना, मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला का F अक्षर बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, बराबर है ना। और उसके अलावा दूसरा और तरीका सुनना, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, ये भी संगत है। देखो ये भी तो F बन रहा है ना, ये भी तो F बन रहा है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब काटती है, ये समांतर रेखाएं हो गई, तो समांतर रेखाओं को एक तो तिर्यक यहां काट रही है तो ये दोनों संगत कोण, और एक यहां तिर्यक काट रही है तो ये दोनों संगत कोण, ये बराबर हो गए। तो दोनों, अब दो कोण बराबर हो गए तो डबल ए। और एक और कोण दिख रहा है, देखो इसकी बात करो, कोण ए की, कोण ए छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ADE में, और बड़े वाले जो हमारा मुख्य त्रिभुज ABC है उसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गई। तो कौन कौन सा, इस त्रिभुज का कोण ADE जो है ना, ये वाला ADE वो किसके बराबर है, बड़े त्रिभुज के कोण B के। इसी तरह ये वाला कोण AED जो है ना, कोण AED वो किसके बराबर है, कोण C के। और एक कोण A दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये दोनों क्यों बराबर है, संगत कोण, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। F आकार में लिख देता हूं, संगत कोण यानी F आकार। ठीक है, अब देखो कोण A बराबर कोण A क्यों है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ हो गए। तो अब आपके पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ट्रिपल A नियम से समरूप हो गए। अब पता चल गया आपको कि कभी भी कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं को हम किसी भुजा के माध्यम से जोड़ते हैं और वो भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो तो बनने वाला छोटा त्रिभुज मुख्य त्रिभुज जो हमारा बड़ा त्रिभुज है उसके समरूप होती है। ये पॉइंट आगे और डिटेल में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला सुनना, अब बात करते हैं मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, या जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो मैं थेल्स प्रमेय का शॉर्ट एंड रिवीजन कराऊंगा और पूरी डिटेल जो है ना थेल्स प्रमेय और विलोम थेल्स की मैं पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अभी जो है मैं हाल फिलहाल में शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं कि है क्या थेल्स प्रमेय, कैसे आपको त्रिभुज में सवाल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डिटेल चर्चा जो है अगले भाग में जब मैं बताऊंगा ना, थेल्स प्रमेय पूरी समझाऊंगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और थेल्स विलोम का प्रमेय क्या होती, थेल्स प्रमेय क्या उसकी कथनता सुनना। थेल्स प्रमेय को मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। मूलभूत समानुपातिकता है, मूलभूत आधारभूत भी कह सकते हो, मूलभूत की जगह आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कह सकते हो, अलग अलग नाम है। ठीक है, एक तो क्या है आधारभूत, इसके नाम भी खूब सारे, एक तो है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, एक आधारभूत की जगह आप मूलभूत भी बोल सकते हो, मूलभूत आनुपातिक प्रमेय है ना। अनुपातिक की जगह आप समानुपातिक भी लगा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है,
मूलभूत समानुपातिक प्रमेय एक ही बात है, ठीक है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलो या मूलभूत आनुपातिक प्रमेय बोलो या आधारभूत समानुपातिक, एक ही बात है। या इस पूरे का नाम है थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं इसे? हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इंग्लिश में बीपीटी शॉर्ट में लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब है क्या, कहना क्या चाहता है भैया, तो इसमें अंदर कुछ नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई ये त्रिभुज बनाया, सेम अभी जो मैंने समझाया वही है, उसी कॉन्सेप्ट का, अभी जो हमने पढ़ा ना इतनी देर उसी तरफ का है। देखो मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके इस त्रिभुज एबीसी में आप जानते हो तीन भुजाएं, त्रिभुज एबीसी में कितनी भुजाएं? तीन, ए बी बी सी और तीसरी सी ए या ए सी बोल दो। अब यदि आप ध्यान पूर्वक सुनना, त्रिभुज एबीसी के अंदर मैं मान लीजिए कोई भुजा खींचता हूं जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए मैंने ये भुजा खींच दी, ठीक है। मैंने एक भुजा खींची, आप ध्यान पूर्वक देखना, जिसे डी नाम देता हूं। ये डी बिंदु कहां पर है? ए बी पे। ये ई बिंदु कहां है? ए सी भुजा पे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। ये डी बिंदु किस भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है? ए बी को। ई बिंदु किसे प्रतिच्छेद कर रहा है? ए सी को। यानी आपने ए बी का प्रतिच्छेदी बिंदु डी लिया और ए सी सी ए या ए सी का बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु ई लिया। इन दोनों को मिला रहे हो आप, इन दोनों को मिला रहे हो डीई भुजा के माध्यम से। और मान लीजिए डीई भुजा, तीसरी भुजा जो बच गई जिसे आपने प्रतिच्छेद नहीं किया, आपने ए बी का प्रतिच्छेदी बिंदु डी लिया और ए सी का प्रतिच्छेदी बिंदु ई लिया, और इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली ये भुजा डीई तीसरी भुजा के यदि समांतर हो ना, समांतर हो तो पाया गया, क्या पाया गया कि ये जो डी बिंदु इस भुजा को जिस अनुपात में तोड़ेगा, सेम टू सेम ई भी इस भुजा को अनुपात में विभाजित करेगा। क्लियर है? कहने का मतलब है कि डी ने इस ए बी के दो टुकड़े कर दिए, ए डी और डी बी, ठीक है। तो ए डी बट्टा डी बी जो करोगे ना, इनका जो अनुपात होगा ए डी बट्टा डी बी, वो के वो सेम यहां ए ई बट्टा ई सी का अनुपात होगा। क्लियर है? ए ई बट्टा ई सी होगा। यही थेल्स प्रमेय। यदि वापिस पढ़ना, किसी त्रिभुज में ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज की यदि एक भुजा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपने बीसी के समांतर यहां भुजा बनाई तो ये जो भुजा है ना, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये डी बिंदु है ना, ए बी का मध्य बिंदु नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना। इसी तरह ई भी जो है मध्य बिंदु नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो डी मैंने बनाई ना, वो यहां भी हो सकती है। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी, ये है थेल्स प्रमेय। वापिस सुनना जिनको भी नहीं आया, मैंने कहा कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीन में से यदि आप दो बिंदुओं के प्रतिच्छेदी बिंदु ले लो, ए बी का डी बिंदु लिया और सी ए का ई लिया, और इस भुजा को मिलाओ, ठीक है। तो ये भुजा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो ये डीई भुजा इन दो भुजाओं को जिनको ये प्रतिच्छेद कर रही है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। यही ऊपर भी लिखा हुआ है, सुनना आप क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, आपने त्रिभुज की भुजा बीसी के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती रेखा आपने खींची तो ये जो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर है? ये कहीं पर भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि ये भुजा यहीं पे, वापिस भी बता देता हूं, अलग तरह से खींच के भी बता देता हूं। वापिस सुनना जिनको नहीं आया, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। ओके, अब आपने मान लीजिए यहां पर भी खींच सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेंटर में। ए बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, तो डी किसका बिंदु है? ए बी भुजा का। ई बिंदु किसका है? ए सी भुजा का, ठीक है। ओके, और यदि डी ई इस बी सी के समांतर है, समांतर भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि समांतर नहीं हो, समांतर नहीं हो तो फिर थेल्स प्रमेय नहीं लगेगी। यदि ये डी ई भुजा जो है त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु
दो पर प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर है ना, तो इसका मतलब ये जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है उन्हें समान अनुपात में तोड़ेगी। क्लियर है? ये AD बट्टा जो DB होना, ये वाला, ये AD बट्टा जो ये वाला टुकड़ा है DB बराबर इधर भी छोटा AE बट्टा बड़ा वाला EC, इसके बराबर होगा। ये होती है थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये है हमारा थेल्स प्रमेय का कथन। कब? यदि, ध्यानपूर्वक सुनना, यदि DE समांतर है किसके BC। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना, ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है मुख्य रूप। अब थेल्स प्रमेय के दो रूप और भी है छोटे छोटे, वो भी आपको ध्यान रखने, कभी कभी सवाल में वो भी रूप लगते हैं। मुख्य कथन तो यह है, अन्य रूप भी है। अन्य रूप क्या है वो सुनना है ना। अन्य रूप कैसे सुनना, मान लीजिए किसी ने AD ले लिया और बड़ा वाला AB का भाग दे दिया। AD इधर लेफ्ट में छोटा टुकड़ा बट्टा बड़े वाले टुकड़े का भाग दे दिया AB, तो यहां इधर क्या होगा, यहां भी छोटा A ले लो और पूरी AC का भाग दे दो, AE बट्टा AC, ये भी हो सकता है। क्लियर है? AD बट्टा आपने AB लिया तो यहां AE बट्टा AC बन जाएगा। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, अब जरूरी नहीं छोटा, किसी ने कहा छोटा टुकड़ा क्यों लिया, बड़ा ले ले तो बड़ा भी ले सकते हो। बड़ा कैसे लेना है सुनना, ये भी दो अन्य रूप होते हैं और ये प्रमेय कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में जब हम पूरी दोनों प्रमेयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह किसी ने बड़ा टुकड़ा DB और इधर वाला बड़ा ले लिया इसी, तो क्या बनेगा सुनना, थेल्स प्रमेय के अन्य दो रूप। तो इधर वाला आपने मान लीजिए DB लिया, DB के अंदर पूरी बड़ी भुजा का भाग AB दिया, तो यहां राइट में भी बड़ी भुजा EC, बड़ा टुकड़ा EC ले लो और पूरी भुजा AC का भाग दे दो। कभी कभार ये भी आपको यूज करने पड़ सकते। मुख्य रूप ये है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, मतलब ये जो समांतर भुजा है ना, ये अन्य दो भुजाओं को, ये जिसके समांतर उसको छोड़ दो, जिनको ये प्रतिच्छेद कर रही है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती, यही हमारा थेल्स प्रमेय है। समझ में आ गया आपको? ये पूरा थेल्स प्रमेय का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी सवाल आएंगे थेल्स प्रमेय के इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको थेल्स विलोम प्रमेय का कथन भी बता देता हूं, जस्ट इसका उल्टा है। ये तो मैंने आपको थेल्स प्रमेय बताई, थेल्स का उल्टा प्रमेय भी सुन लो, सेम इसकी तरह ये सुनना। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है। अब सुनना, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई भुजा ऐसे बना दी DE, ये भुजा बना दी है ना, मान उल्टा बोलना है, ये कोई त्रिभुज ABC था जिसके अंदर मैंने DE भुजा बनाई और जैसे ही मैंने DE बनाई मैंने पाया AD बट्टा DB। मैंने क्या पाया, सवाल के अंदर मैंने पाया कि AD बट्टा DB जो है ना वो किसके बराबर है, AE बट्टा EC के बराबर है। मैंने ऐसा पाया, जैसे ही एक भुजा बनाई ये बट्टा ये और ये बट्टा ये बराबर आए, इसका मतलब क्या होगा उल्टा, यदि ये बराबर है तो इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है जिसे ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, DE देखो, एक तो AB को D पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये DE भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो तीसरी कौन सी भुजा बच गई, BC, तो ये DE क्या होगी, BC के समांतर होगी। उल्टी प्रमेय हो गई, थेल्स का विलोम प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या दिया हुआ था कि यदि भुजा समांतर हो, त्रिभुज के अंदर कोई भुजा किसी भुजा के समांतर हो तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां क्या है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यहां समांतर का चिन्ह मैं पहले नहीं बनाऊंगा, जबकि वहां पहले से समांतर दिया इसलिए मैंने समांतर का चिन्ह बनाया था। तो थेल्स विलोम का प्रमेय क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, त्रिभुज की भुजा DE AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी भुजा के यानी BC के क्या होगी, समांतर होगी। ये होती है थेल्स विलोम प्रमेय। आ रही है ना बात समझ में? अब इन पर आधारित जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 6.2 में है, जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। मैं आपको पहले अगले भाग में थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम प्रमेय बताऊंगा,
और उसके बाद जब हम 6.2 करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय जितनी आपको आई बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं पूरी डिटेल में भी बताऊंगा अगले वीडियो में। और फिर 6.2 में सारे प्रश्न जो है थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम प्रमेय के हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।